हेलो गाइस, आई एम सपना कालरा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज मैं लेके आई हूँ इशू शेयर की नेक्स्ट वीडियो। जैसे कि आपको पता है कि मैं ऑलरेडी इस पर वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने कंपनीज क्या होती है, उसके टाइप्स, इशू ऑफ शेयर में शेयर क्या होते हैं, शेयर कैपिटल क्या होती हैं, कंपनी के कितने टाइप हैं, ये सब हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पहले आप वो वीडियोज़ देख लेना, जिससे आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो देखना। आज हम बात करेंगे कि हम शेयर्स इशू कैसे करते हैं। आपने सुना होगा, जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं हमेशा क्या कि हमने जो हमारी कैपिटल आई है कैसे आई है, शेयर इशू करके। अब बात ये करेंगे कि वो शेयर इशू कैसे करते हैं। ओके, देखो हमारे पास शेयर इशू करने के फॉलोइंग वेज हैं। नंबर 1 क्या हमने बात करी कि हम कर सकते हैं किसके लिए, फॉर कैश। कैश में क्या, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। एंड नेक्स्ट वन इज बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। एंड नेक्स्ट वन इज अदर देन कैश। इन तीनों को अलग अलग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर में। एज पर सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी में इशू शेयर्स ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस ऑल्सो। मतलब कि देखो हमारे पास दो ऑप्शन है नॉर्मली। एक तो क्या है कि मैं प्राइवेट प्लेसमेंट करूँ, ठीक है, और एक क्या है, पब्लिक सब्सक्रिप्शन। पब्लिक में क्या होता है कि हम पब्लिक को इन्वाइट करते हैं, और प्राइवेट में क्या होता है, प्राइवेट में मेनली देखो ये होता है जब हमारे प्रमोटर्स कॉन्फिडेंट होते हैं क्या कि वो मनी रेज कर सकते हैं थ्रू प्राइवेट सोर्सेज एंड कॉन्टैक्ट। प्राइवेट सोर्सेज क्या, अपने फ्रेंड को, रिलेटिव को, इनको शेयर इशू करके वो कैपिटल रेज कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो कि मुझे 1 लाख कैपिटल की नीड है, ठीक है, मैं क्या कहती हूँ कि 1 लाख मुझे पब्लिक को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो ये पर्सनली मतलब कि प्राइवेट बेसिस पे ही मैं रेज कर सकती हूँ। कैसे, फ्रेंड, रिलेटिव, कलीग्स वगैरह इनको इशू कर देंगे शेयर। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हमें पब्लिक को इन्वाइट करने की नीड नहीं होती। ओके, इसी को हम बोलते हैं क्या, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है मेन क्या, कि जब हम प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर करते हैं, द अलॉटेज होते हैं कि जिनको हमने शेयर दिए हैं, ठीक है, जिनको हमने शेयर दिए हैं, मतलब ऐसे नहीं दिए, फ्री में नहीं दिए, जिनको शेयर अलॉट किया, मतलब कि उन्होंने जो अमाउंट पे किया उनको हमने क्या किया, अलॉट किया। अलॉट करना मीन्स आमंत्रित करना, हिंदी में बोलते हैं इसको। विल नॉट सेल देयर शेयर फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, मतलब कि 3 साल तक। वैसे तो क्या होता है नॉर्मली कि हमने जो शेयर्स हैं वो सेल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर के अंडर शेयर परचेज किए हैं तो आप 3 साल तक, मिनिमम पीरियड कितना है, 3 ईयर्स तक आप वो सेल नहीं कर सकते। ठीक है, नॉट सेल फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। जब अलॉटमेंट हुई है उसके, जैसे कि आज आपको शेयर अलॉट हुए हैं तो आप 3 सालों तक उन्हें आप सेल नहीं कर सकते, और इसी पीरियड को हम बोलते हैं क्या, लॉक इन पीरियड। कई बार क्वेश्चन आ जाता है लॉक इन पीरियड पे, तो आपको ध्यान रखना है मिनिमम 3 ईयर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। इसमें क्या होता है कि हम पब्लिक को इन्वाइट करते हैं। इसको आप रिलेट कर सकते हैं अपने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से। देखो यूनिवर्सिटी वगैरह में क्या होता है, वो आपको इनवाइट करते हैं पब्लिक को, और उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, प्रोस्पेक्टस। ये तो आपको आपने पढ़ा ही होगा, प्रोस्पेक्टस देखे ना अपने कॉलेजेस वगैरह के, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के, उनमें क्या होता है, सबसे पहले एडमिशन से पहले प्रोस्पेक्टस छपते हैं उनके। तो उसमें दिया होता है कि हमारी यूनिवर्सिटी का नेम क्या है, एड्रेस क्या है, डायरेक्टर्स कौन है, उनके प्रोफेसर्स कौन है, मतलब कि सब जो उनके प्रोग्राम रिलेटेड जो भी उनका प्रोसीजर है वो सब डिफाइन किया होता है। ऐसे ही कंपनी के प्रोस्पेक्टस में होता है, और कंपनी सबसे पहले क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है, जिसमें ये सब दिया होगा, कंपनी का नेम क्या है, उनके डायरेक्टर के नेम क्या है, रिस्क कितना इन्वॉल्व है, और उनकी कैपिटल क्या रहने वाली, जैसे हमने पढ़ा था ना कि ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है, ये सब इसमें मेंशन होगा। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड वो सब मेंशन होगा, जिसको देख के ही हम क्या करेंगे, शेयर परचेज करना चाहेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर मुझे लगता है कि हाँ बढ़िया कंपनी है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ अप्लाई करेंगे कि हाँ हम शेयर लेना चाहते हैं। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी रिसीव करेगी एप्लीकेशन, टू रिसीव एप्लीकेशन। लोग प्रोस्पेक्टस देखेंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे शेयर्स के लिए। तो कंपनी ने क्या रिसीव किया, टू रिसीव एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में वैसे क्या होता है, कुछ अमाउंट फिक्स होता है, जैसे कि 100 रुपीज़ का शेयर है। ओके, तो ये होता है कि इसको हम डिवाइड कर देते हैं मेनली 3 जगह पे। तो एक तो क्या है कि जैसे मैंने कहा कि 25% क्या है, एप्लीकेशन की मनी, ठीक है, और 25 क्या है हमारी अलॉटमेंट की मनी, ये अलॉटमेंट क्या है मैं अभी बताऊंगी आपको, और 50 क्या है कॉल्स, वो भी मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। ठीक है, जो बोले वो समझ आ रहा होगा, लिखने में थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हो रही है यहाँ। ओके, रिसीव एप्लीकेशन में देखो वैसे तो क्या है कि
कोई भी लोग जैसे अप्लाई करते हैं, मेनली इसमें क्या होता है, शेड्यूल बैंक जो होता है ना कंपनी का, उसका नाम देते हैं। जैसे कॉलेज वगैरह में होता है ना कि HDFC बैंक के थ्रू हमें फीस सबमिट करानी है, ऐसे ही यहाँ पे इनका शेड्यूल बैंक जो होता है वो हमारा नाम मेंशन होता है और वहाँ पे हमें क्या करनी होती है, अमाउंट सबमिट करानी होती है। ओके, और मेनली ये कहा जाता है कि जो हमारी एप्लीकेशन की अमाउंट है वो नॉट लेस देन 25% ऑफ द प्राइस ऑफ ई शेयर, मतलब कि 25% से कम नहीं होनी चाहिए, ऐसा बोला जाता है। ओके, उसके बाद क्या है, एप्लीकेशन दी, उसके बाद क्या होगा, अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अलॉटमेंट ऑफ शेयर से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ जो मैंने इसमें PPT में ऐड नहीं की, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। देखो, हमारे पास 3 यहाँ पे आएंगे ऑप्शन, क्या, एक तो होता है क्या कि जितना हमने इशू किए शेयर्स उतने की ही क्या आई, एप्लीकेशन आई, ठीक है। और एक क्या होगा, वो तो क्या होगा, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। और सेकंड क्या होगा, ओवर 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 में क्या होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन मेनली क्या होता है कि अगर मान लो कि हमने 100 शेयर इशू किए थे, ठीक है, मतलब कि 100 सीट थी और हमारे पास एप्लीकेशन कितने की आ गई, 125 की, ठीक है। अगर 125 की एप्लीकेशन आ जाती है हमारे पास तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर यही एप्लीकेशन हमारे पास आती कितने की, 90 की, ठीक है, 90% अप्लाई करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अगर जितने हमने इशू किए अगर उतने की तो आए तो नॉर्मल, उससे कम आए तो अंडर सब्सक्रिप्शन, अगर ज़्यादा की आए तो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर इसे हम बोलते हैं, ठीक है। फिर हम आगे डिवाइड करेंगे कि हमने कितने शेयर, देखो शेयर जितने इशू किए हम लोड तो उतना ही करेंगे, फिर हम प्रोराटा बेसिस पे करते हैं, ठीक है। अगर नॉर्मल आया तो ठीक है उतना ही कर देंगे, कम आया तो ऑब्वियसली कम ही देने पड़ेंगे हमें, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर। एप्लीकेशन आ गई, उसके बाद क्या होगी, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मीन्स उनको अलॉट किए जाएंगे शेयर, ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर में क्या होता है, उनको हम शेयर्स अलॉट करते हैं। इससे मेन चीज़ क्या है कि हम शेयर अलॉट कर सकते हैं तब अगर हमारे पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गया हो। अब ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है, देखो मिनिमम सब्सक्रिप्शन में मेनली क्या होता है, एक तो नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारे डायरेक्टर है ना वो डिफाइन करते हैं पहले से ही, ठीक है, लिखा वो मेंशन कर देंगे क्या कि इतना हमारे पास सब्सक्रिप्शन आना जरूरी है, मतलब कि इतनी अमाउंट आनी जरूरी है। अगर वो नहीं आएगी फिर थोड़ी वो इशू कर सकते हैं। वो कैसे होता है, वो डिपेंड करता है उनके जो मेन एक्सपेंसेस हैं उन पर, उनके बेस पे करते हैं कि भाई इतना आना जरूरी है कि ये सारे जो मेन एक्सपेंसेस हैं वो पे कर पाएँ। जैसे कि देखो मैं आपको इसको एग्जांपल से रिलेट करके दिखाती हूँ, नॉर्मल एग्जांपल से। अगर मान लो आपने कोई क्लास स्टार्ट करनी है, सपोज आपके कॉलेज में BCom है, ठीक है, आपको BBA स्टार्ट करनी है, तो आप कहते हो कि 60% की सीट है, ठीक है। लेकिन आप BBA तब स्टार्ट करोगे ना कि अगर एटलीस्ट 20 स्टूडेंट हमारे यहाँ होते हैं, तब 20 की एप्लीकेशन आती है तभी आप करोगे। क्यों, क्योंकि आप ये देखोगे ना कि जो आपके मेन एक्सपेंसेस हैं वो तो कंप्लीट होने चाहिए ना। अगर वो नहीं होंगे फिर तो आप कैसे ही करोगे, ठीक है। ऐसे ही इसमें क्या होता है, जो कंपनी के डायरेक्टर हैं वो डिसाइड करते हैं जो मेन आपके एक्सपेंसेस हैं कि जो प्रॉपर्टी हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, भाई ये सारे एक्सपेंसेस जो कवर होने चाहिए। और फिर उनको आप ऐड करके देखोगे भाई इतना मिनिमम सब्सक्रिप्शन बनता है, अगर इतना आता है तो अलॉट किए जाएंगे, नहीं होगा तो फिर आप उनकी जो अमाउंट है, एप्लीकेशन की अमाउंट जो आई हुई है वो आप रिटर्न कर दोगे, ठीक है। और अगर हम सेबी के अकॉर्डिंग देखें तो बोला जाता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल कांट बी लेस देन 90% ऑफ द इशूड अमाउंट, मतलब कि अगर हमने 100 शेयर इशू किए हैं तो 90 की तो आनी जरूरी है। अगर 90 से कम आती है तो हम शेयर इशू नहीं कर सकते, ओके। अगर ऐसा नहीं होता है तो कंपनी क्या है, फोर्थ विथ रिफंड। रिफंड मीन्स क्या, अब आपने पैसे जो दिए थे, लोग ये थोड़ी कहेंगे भाई शेयर नहीं मिले तो पैसे रख लो, नहीं नहीं, हम उन्हें अमाउंट क्या करनी होगी, रिफंड करनी होगी। द एंटायर सब्सक्रिप्शन अमाउंट, जो भी सब्सक्रिप्शन की अमाउंट थी, जैसे कि 25 रुपीज़ जिन्होंने हमने दिए थे, ठीक है, तो हम वो क्या करेंगे, उनको रिटर्न करेंगे। अब देखो ये चीज़ भी ध्यान रखना कि अगर डिले होता है, ठीक है, डिले मतलब क्या, लेट हो जाते हो जो एप्लीकेशन की अमाउंट है रिटर्न करने में, बियॉन्ड 8 डेज, 8 दिन तक तो कुछ नहीं, 8 दिन से ज़्यादा हो गए ना, फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन। अब ये सब तो डिफाइन होगा ही ऑब्वियसली कि कितने से कितने डेट तक आपके एप्लीकेशन की डेट है। अब अगर सब्सक्रिप्शन लिस्ट चली गई है और उसके बाद भी अगर आप 8 डेज से ज़्यादा डिले करते हो तो आपको एप्लीकेशन की अमाउंट तो देनी ही देनी है, प्लस इंटरेस्ट देना है, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ देनी पड़ेगी फिर आपको, विद द इंटरेस्ट एट द रेट 15%। कितनी रेट है, 15%, ओके। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।
नेक्स्ट अलॉटमेंट होगी, उसके बाद क्या, उसके बाद कुछ नहीं, फिर हम क्या करते हैं, कॉल्स मंगवाते हैं। कॉल्स में क्या होता है, इनके अलावा वैसे तो चाहे तो हम इकट्ठी भी अमाउंट मंगवा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, ये होता है कि पहले एप्लीकेशन की अमाउंट होती है, वो तो पे करनी होती है सबको ही, और उसके बाद अलॉटमेंट की अमाउंट जब हम उनको अलॉट करते हैं, और नेक्स्ट वन इज़ कॉल्स। कॉल्स में क्या होता है, जो पैसा बच गया इसके अलावा वो हम कॉल से मंगाते हैं। अब कॉल्स जरूरी नहीं है कि एक हो, एक दो तीन, जितनी मर्जी हो सकती हैं। ओके, जो पैसा बचा है उसके बाद हम कॉल से मंगवाएंगे। एंड कॉल से मेन चीज़ आप ये ध्यान रखना, जो भी हमसे कॉल्स मंगवाई जाएंगी वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करनी चाहिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाएंगे उसमें हम जो रूल्स मेंशन करेंगे उन्हीं को फॉलो करते हुए होनी चाहिए। अगर हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाया है तो हम टेबल एफ का यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, टेबल एफ को यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है हम उन्हें फॉलो करते हुए चलेंगे। इसके कुछ मेंस रूल्स मैं आपको बताती हूँ, क्या कि जो हमारी अभी हम जो भी कॉल्स वगैरह मंगवा रहे हैं वो 25% से कम नहीं होनी चाहिए, नंबर वन तो। ठीक है, मतलब एटलीस्ट 25% तो होनी चाहिए। एंड सेकेंड वन इज़ कि जब हमारे जो शेयर है हमने इशू किए हैं विद इन 12 मंथ फुली पेड अप हो जाने चाहिए। ठीक है, मतलब कि पूरी अमाउंट आप 1 साल के अंदर अंदर मंगवा लो। देयर मस्ट बी एन इंटरवल, 1 महीने का कम से कम बीच में टाइम होना चाहिए। 1 महीने का टाइम मतलब कि जैसे जैसे मैंने 2 कॉल्स मंगानी है, ठीक है, 25 रुपीज़ एंड 25 रुपीज़, ये 2 कॉल्स मंगवानी है। तो ये नहीं है कि ये मैंने आज फर्स्ट, मान लो कि 1 जैन को मंगाई है तो दूसरी 15 जैन को मंगा लूँ, नहीं, कि कम से कम इनके बीच में 1 मंथ का टाइम होना चाहिए। ओके, और अगर मान लो कि हमारी क्या है कि कोई शेयर की जो अमाउंट नहीं आई, तो मुझे क्या करना होगा, 14 डेज़ का हमें नोटिस देना होगा। 14 डेज़ का मतलब कि ये सिर्फ ना आने पे नहीं है, मतलब कि अगर मान लो जैसे मैंने आज कॉल मंगवाई, ठीक है, तो ये नहीं है कि मैं कल ही कहूँ नहीं लेके आऊँ, नहीं, बीच में इनका क्या होना चाहिए, 14 डेज़ का नोटिस होना चाहिए कि विद इन 14 डेज़ एटलीस्ट। बाकी तो आप चेंज तो कर ही सकते हो। ठीक है, टेबल एफ के अकॉर्डिंग रूल है। एंड एक और चीज़ ध्यान रखना कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि पब्लिक वाले में तो क्या करते हैं, हम प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। जो प्राइवेट प्लेसमेंट है वहाँ हम प्रोस्पेक्टस तो इशू नहीं करेंगे, लेकिन हम वहाँ पे क्या इशू करते हैं, प्रोस्पेक्टस इन ल्यू ऑफ, सॉरी मैं उल्टा बोल गई, स्टेटमेंट ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस हम यहाँ पे इशू करते हैं, जिसे हम ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस ही बोलते हैं। ओके, ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस या फिर हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये हम इशू करते हैं हम और उसके बाद हमें क्या करना होता है, ये हमें फाइल कराना होता है रजिस्ट्रार के पास। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो भी बेसिक्स हैं, क्या उनकी कुछ बेसिक टर्म्स में यूज़ होती हैं, मैं उनके बारे में डिस्कस करूँगी। उसके बाद जो फोर फीचर का टॉपिक रहता है उसको लेकर आएंगे, और ऐसे करके अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद भी कुछ रहता है तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि मैं आप कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इनकम टैक्स की भी मैंने MCQ सीरीज स्टार्ट किया, आप वो भी देखना। और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।